हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रलाइज जो है वो हमारा नॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो हमारा सेंट्रलाइज, मतलब हर एक चीज़ के पेपर वर्क है, हर एक पीछे ऑर्गेनाइजेशन बैठी है या हैंडलर्स बैठे हैं जो उसको हैंडल करते हैं या कंट्रोल करते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जस्ट लाइक अ बैंक एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक अपने रूल्स के मुताबिक वो चलता है और अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलता है। और जबकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, मतलब कि बिटकॉइन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़र जिसके कंट्रोल करते हो, एक डाओ जो अपने यूज़र जिसके बारे में फ़ैसला कर सकते हो या उसको कंट्रोल कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं डाओ को। तो इसमें यूज़र्स अपने डाटा की खुद रखवाली करते हैं, खुद एक कंसेंसस सिस्टम उन्होंने अपना बनाया था, जस्ट लाइक इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ अ नोट्स, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो जबकि सेंट्रलाइज सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है और जितना आपका डाटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। लेट्स से मैंने बाइनांस के ऊपर अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, केवाईसी करवाई है, मेरा सारा डाटा बायोडाटा उनके पास, जब मर्जी चाहें वो आगे सेल कर दें डाटा। मेरी आइडेंटिटी कार्ड हर एक चीज़ उसके पास है, वो आगे सेल कर सकता है, नो डाउट करता भी होगा, जस्ट लाइक गूगल करता है, फेसबुक करता है, सभी करते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम का ड्रॉबैक है। जबकि जो डिसेंट्रलाइज होती है उसमें हर एक की अपनी पर्सनल की होती है, पर्सनल वॉलेट होता है। जैसे मेरे पास मेटामास्क है, मेरा सारा डाटा उसके अंदर है, मेरा और कुछ भी नहीं है, पर्सनल की है, मेरी कोई आइडेंटिटी वगैरह उसमें अंदर नहीं शो हो रही होती है, किसी को भी नहीं मिलती। अगर डाटा चोरी भी होगा तो सिर्फ एक आधे बंदे का होगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है, मतलब एक बैंक के अंडर होगा, बैंक लुटेगा सबका पैसा जाएगा। बाइनांस या एक्सचेंज कोई खुदा ना खासा लुटे तो सबका पैसा जाएगा। जैसे आप बाइनांस के ऊपर आज से कुछ साल पहले हैक हुआ था, तो जितना उसके ऊपर लॉस हुआ था बाइनांस ने तो वो रिकवर लोगों को दे दिया था। लेकिन अब जिस तरह एक क्या कहते हैं एम्प्टी गॉक्स का हैक हुआ था, एक्सचेंज भाग गई, किसी को टका नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। ठीक है, कुछ एक मिलने वाले हैं पर मिला नहीं है अभी तक, या इसमें आपको रिटर्न के चांसेस ज़ीरो के बराबर होते हैं अगर कोई चीज़ बैंकरप्ट हो जाए, भाग जाए। जस्ट लाइक सेल्सियस बैंकरप्ट हुआ, यूजर्स को कुछ नहीं मिला। जबकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा डाटा, पूरा का पूरा सिस्टम यूजर्स के ऊपर बेस होता है। अगर बिटकॉइन जो है वो यूजर्स के ऊपर बेस करता है, क्यों? उसके नॉड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट सिटीज़ में। लोग अपने पीसीज, एसेक मशीनें जो होती हैं, रिग्स वगैरह, वो रन करते हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं सारे के सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है ब्लॉकचेन के ऊपर, ताकि वो टैम्पर ना किया जा सकता। ठीक है, और फिर सेंट्रलाइज सिस्टम का सबसे बड़ा रिस्क ही ये है कि उसमें से डाटा लीक भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, वो सेल भी करते हैं। जबकि नॉर्मली जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसके अंदर ना तो डाटा हैक करना आसान है, ना लीक। हाँ, अलबत्ता अगर आप कोई फेक लिंक, स्पैम लिंक्स वगैरह के ऊपर खोल रहे हैं, नो डाउट आपका सिस्टम के ऊपर हैक हो रहा है, तो आप अकेले बंदे का डाटा लूटेगा, ना कि पूरी कम्युनिटी का या पूरे जो जो उस प्लेटफॉर्म के यूज़र्स हैं। लेट्स से मेटामास्क, सब उसके यूज़र्स का नहीं उड़ेगा डाटा, या उस कॉइन के पीछे जितना डाटा है। लेट्स से मैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड लगाई है, तो मेरा अगर मेटामास्क हैक है तो उस बंदे को मेरे पास मेरी डिटेल्स उसके पास जा रही हैं कि भाई ये इसने ट्रांजेक्शन लगाई है या प्रोसीड हो रही है, चेंज करना तो बताओ, या एड्रेस कैंसिल करके दोबारा अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में ये वैसे ही सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। ऑल तो उसके ऊपर हम ये है कि भाई क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ही नहीं किया, आपने कहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर दी, रिफ़ंड आ जाता है। लेकिन उसके ड्रॉबैक ज़्यादातर ये हैं कि जब मुँह उठाकर भाई एक्सचेंज आपका, जिस तरह बैंक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है, इस तरह एक्सचेंज भी आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज कर सकती है फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ भी इल्ज़ाम लगा के। टोटली डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू टाइम। और ये तस्वीर आप देखें, इसमें बताया गया कि भाई सारा जो डाटा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कलेक्ट होता है, एक मेन ऑफिस में जा रहा होता है, मेन हब में जा रहा होता है, एक जगह पे स्टोर होता है। डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट बंदों के पास हर जगह, हर एक पीसी के ऊपर होता है। अगर कोई बिटकॉइन का नोड रन कर रहा है, उसके पास सारा बिटकॉइन का पिछला डाटा भी है, मतलब 1000 बंदे अगर रन कर रहे हैं तो हज़ारों के पास सारी हिस्ट्री कि भाई ये डाटा या ये वाला ट्रांसफ़र हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, किस वॉलेट से किस वॉलेट में हुआ था, ये सारा डाटा उनके पास होता है जो भी नोड रन कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब डिसेंट्रलाइज के काफ़ी फ़ायदे भी हैं। ये बेसिक उनकी डेफिनेशन लिखी है। और डिसेंट्रलाइज में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, सेंट्रलाइजेशन में टाइम भी लगता है। और आप बैंक में जाते हैं चेक कैश कराने, आईडी कार्ड देंगे, किसी का चेक कैश कराने, किसी आईडी कार्ड देंगे, अपना भी देंगे, उसका भी देंगे, वो चेक वेक करेगा, डाटा वाटा चेक करेगा, 5 6 3 4 बंदों को दिखाएगा, 15 20 मिनट 30 मिनट आपके ज़ाया।
ठीक है, अपना ले रहे तो बात और है, 5 मिनट लगेंगे, टाइम तो फिर भी लगेगा। डिसेंट्रलाइज में आपको टाइम नहीं लगता, मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम डिपेंड्स अपॉन द ब्लॉक चेन और जितना उसका टाइम लगता है। लेट्स से अगर मैंने ट्रॉन की चेन पे कोई TRC20 की चेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया है या BEP20 स्मार्ट चेन के ऊपर ट्रांसफ़र किया है, तो मिनट भी नहीं लगता, सेकंड्स के अंदर विद इन सेकंड्स ट्रांसफ़र होता है फंड्स, इवन अ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जबकि क्या कहते हैं, अगर इथीरियम की बात करें तो वो चंद 1 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गए, 1.5 मिनट लग गए। तो इस तरह बिटकॉइन के ऊपर मैक्स 10 मिनट लग जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोड। पर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम में ये कि आप चेक कैश करवाने गया, चेक का आपका बाउंड हो जाता है, पता लगता है चेक बाउंड हो गया, लॉजी दिन निकल गए, लॉजी आप पैसे ही आधा घंटा लग गए, यहाँ पे आपको 2 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे वैलिडेट करने वाले जो कंसेंसस चेक करते हैं सिस्टम, मतलब कि भाई हाँ ट्रांजेक्शन वैलिड है, सही है कि नहीं, वो चेक करने वाले बंदे जो होते हैं माइनर्स, वो हज़ारों लाखों बंदा एक टाइम में चेक करता है विद इन अ सेकेंड्स। मशीन्स हैं, मशीन का काम ही है। और ये ओपन सोर्स होता है, सब इसको ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जबकि सेंट्रलाइज होता है वो सारा का सारा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सचेंज या बैंक जो होता है वही आपका चेक कर सकता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे होते हो। यही वजह है कि डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और क्रिप्टो का आने का मकसद भी डिसेंट्रलाइजेशन ही है। और डिसेंट्रलाइजेशन के बगैर क्रिप्टो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसको एक लीडरशिप चला रही होती है, और इसके अंदर लोग अपना डाओ करते हैं, कोई भी मतलब एक मतलब अपग्रेड करनी है। लेट्स से मिसाल देता हूँ, लूना की रिसेंटली एक अपग्रेड आई थी, जो बर्निंग का था कि भाई 1.5 ट्रांजेक्शन की जो हमने, या 1.2 जो हमने बर्न कर देना, तो वो एक उन्होंने डाला, वोटिंग करो, जितने वैलिडेटर्स थे उसके, उन्होंने वोट किया कि भाई हाँ ठीक है ये होना चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब जैसे ही आई थिंक 29 सितंबर और समथिंग, मतलब होने वाला ये 21 सितंबर था, जिसके बाद सारी बर्निंग स्टार्ट हो जानी थी। ऑल दो वो लूना बेकार कॉइन हो चुका, उसके फड्डे चल रहे हैं, एज यू नो दैट, आज हमने पहले भी बताया आपको। खैर इसी के साथ साथ क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्मॉल डाटा भी आ सकता है, या स्मॉल छोटी जगह पे उसका डाटा स्टोर होता है। मसलन अगर बाइनांस का एक डाटा स्टोरेज है, मिसाल लो एक मरबा या एक कनाल की जगह के ऊपर उसका सारा डाटा स्टोर है, हार्ड डिस्क डाटा की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में या कोल्ड स्टोरेज। जबकि डिसेंट्रलाइज के अंदर पूरी दुनिया में फैला हुआ, पूरी दुनिया में जगह जगह क्या कहते हैं, लोग बैठे हैं जिनके PC, आई मीन माइनिंग एसेक मशीनें जो हैं, या एटेसिक जितने भी मशीन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह जिनके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए, सारा का सारा डाटा उनके ऊपर स्टोर। और इसको टैंपर कैसे करेंगे, जब तक क्या कहते हैं उसके बाद 51% अटैक नहीं होगा, जब तक ना वो चेंज होगा, ना हैक होगा, ना टैंपर होगा, ना ही इसके साथ कोई छेड़खानी कर सकता है। और ये ख़त्म भी नहीं किया जाता। हाँ अलबत्ता पूरी दुनिया का अगर इंटरनेट बंद कर दें तो ठीक है, बिटकॉइन का नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, मैश नेटवर्क भी है, वो भी बताएंगे क्या होता है, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन्स कैसे होती हैं वो भी आपको बताएंगे आगे किसी और वीडियो में। तो यही थी आज की वीडियो, कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है, इनमें डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, और इसकी मेन चीज़ें क्या होती हैं, लाइक या दैट्स प्रीटी मच इट। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें, तो दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।